हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। कौन कौन से एग्जामों के लिए? नैब तहसीलदार के एग्जाम के लिए, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए और पीपीएससी प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए। यानी जो पीपीएससी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रहा हूं सभी एग्जामों के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता ही है कि बगैर टेस्ट सीरीज के आप लोग रिजल्ट नहीं ले पाओगे आज के कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये हमारा टेस्ट, पहला टेस्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट सीरीज आप कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो? आपको अरोड़ा क्लास से ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ज्यादा डिटेल के लिए टेस्ट सीरीज एक बार मैं टेस्ट डिस्कस कराता हूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये टेस्ट सीरीज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सबसे लास्ट में वीडियो के, है ना। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे हमें फोन कर सकते हो। और लेवल, यार रियली मैं कह रहा हूं, लेवल जो पीपीएससी जिस चीज के लिए जाना जाता है वो लेवल हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ध्यान रखना। तो लेवल में आप लोगों को फर्स्ट टेस्ट देखते ही देखो, पहला टेस्ट आप पूरी डिटेल में डिस्कशन वीडियो देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा। ये पहला टेस्ट वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी ऐप के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमारा प्लान है हफ्ते में 5 दिन आप लोगों को टेस्ट देंगे। 4 दिन तो ऐसे टेस्ट आएंगे जैसे मैं टेस्ट डिस्कस करा रहा हूं, 5वें दिन फुल टेस्ट जैसा एग्जाम में आना है ना। 40 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के और 80 क्वेश्चन जीएस जीके के, है ना। तो वैसा ही डिटो सेम टेस्ट हम हर फ्राइडे आप लोगों को प्रोवाइड किया करेंगे। बाकी 4 दिन ऐसे टेस्ट मिला करेंगे आप लोगों को जो टेस्ट मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद है यार टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी आपको। जैसे आप लोगों ने बढ़ चढ़ के पिछले टेस्ट सीरीज में आप लोगों ने हिस्सा लिया था, ऐसे ही बढ़ चढ़ के इस टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा लोगे। और डेफिनेट है, टेस्ट सीरीज लगाओगे तो डेफिनेट है रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट होती है, पता लगता है कौन कौन से टॉपिक आपके वीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर तो हम मिक्सअप क्वेश्चन देते हैं, कोई एक क्वेश्चन किसी टॉपिक आ गया, एक क्वेश्चन किसी चैप्टर का आ गया ना, तो डिटेल में डिस्कस करा करेंगे। और टेस्ट डिस्कशन क्लास में आप लोगों को मजा आ जाया करेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज का, सबसे बड़ी बात है यार हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात है, हम हर टेस्ट की डिस्कशन वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, डिटेल में हर क्वेश्चन की। कई टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, कई इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, अकेले टेस्ट दे दिया, ऑप्शन दे दिया, यहाँ आएगा बी आएगा सी आएगा। अरे भाई किसी को डाउट है तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा इतना जबरदस्त है। एक तो डिट्टो सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं, आप लोगों को पहले टेस्ट में ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डिट्टो सेम हम टेस्ट जो है फॉलो करते रहेंगे, पैटर्न बिल्कुल डिट्टो सेम फॉलो करते रहेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है डिस्कशन वीडियो देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट, है ना। लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो इस पहले क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों को स्टेटमेंट दे दी भाई, इन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी। अब क्या कहना क्या चाह रहा है, अब कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है यहां पे कि बताओ चूज द ऑप्शंस विच इंडिकेट्स ए वैलिड आर्गुमेंट, है ना, containing logically related statement that where is the third statement is the conclusion। देखो इन्होंने कह दिया कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन होनी चाहिए फॉर द प्रीसीडिंग 2 स्टेटमेंट। देखो यहां पे आपको ऑप्शंस पिक करने, देखो यहां पे हर एक ऑप्शंस में 3-3 स्टेटमेंटों के बारे में बोला गया। ये ए स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट, एफ स्टेटमेंट। देखो ए बी सी डी ई एफ यहां पे 6 स्टेटमेंट दी हुई हैं। वो कहता है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये पिछले एग्जामों से उठाए हुए हैं। वो कहता है थर्ड स्टेटमेंट जो होनी चाहिए ना, जो थर्ड स्टेटमेंट, जैसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट एफ है, वो फर्स्ट और सेकंड का क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, है ना। चलो चेक करते हैं। ए देखो पहले मैं ए स्टेटमेंट लिखूंगा, ए स्टेटमेंट का डायग्राम बनाऊंगा। ए स्टेटमेंट क्या है, ऑल बॉल आर लॉक। तो ए स्टेटमेंट मैंने लिखी, जब आपको पता है ऑल आ जाए हमको ऊपर से घुमाना पड़ता है। तो ये बॉल है, ऑल बॉल आर लॉक, सारी बॉलें जो है वो लॉक है। तो मैंने बॉल के ऊपर से लॉक बना दिया, नहीं सारी बॉलों को क्या बना दिया, लॉक बना दिया। चलो अब सी स्टेटमेंट लिखेंगे। सी स्टेटमेंट, सी है ऑल की आर बॉल्स, ऑल की आर बॉल्स, सारी की जो है वो बॉल्स है, ऑल की आर बॉल्स। तो की जो है इसके अंदर आएगी, ध्यान रखना सारी की जो है, की के ऊपर बॉल आएगी, ध्यान रखना सारी की जो है वो बॉल्स हैं, है ना। चलो ओके। अब इन्होंने कहा था कि थर्ड जो है स्टेटमेंट वो पहली 2 स्टेटमेंटों का कंक्लूजन होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, एफ जो है वो कंक्लूजन बनना चाहिए। चेक करते हैं एफ कंक्लूजन है इनका। तो एफ स्टेटमेंट है नो बॉल इज लॉक, कोई भी बॉल जो है वो लॉक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बॉल तो लॉक है ही, ये तो खुद तो कह रहे थे सारी बॉलें लॉक है। तो इसका मतलब ये थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है फर्स्ट 2 का कंक्लूजन नहीं है, है ना। देखो कंक्लूजन का मतलब होता है कि पहली 2 बातों से, है ना, ये बात निकल के आनी चाहिए, ये वाली बात ट्रू होनी चाहिए थी, थर्ड बात ट्रू होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आ रही है, ऐसी कोई भी बात निकल कर नहीं आ रही है। हाँ जी, अब चेक करते हैं सेकंड ऑप्शंस। देखो सेकंड ऑप्शन में इन्होंने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बी, ई और एफ, ठीक है ना। चलो बी ऑप्शन देखते हैं पहले। बी ऑप्शन
को देखते हैं। बी में क्या लिखा है, ऑल की आर लॉक, तो सारी की जो है वो लॉक है, तो की के ऊपर से मैंने लॉक घुमा दिया, सारी की जो है लॉक है। चलो सेकंड है ई स्टेटमेंट। ई स्टेटमेंट कह रही है सम लॉक आर बॉल्स, कुछ लोग जो है वो बॉल्स हैं, ये सारे लोग हैं, इनमें से कुछ लोग, देखो सम आए ना तो आपने हल्का सा काटना होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, सम लोग आर बॉल्स। चलो अब देखो क्या इन दोनों से ये थर्ड वाला कंक्लूजन निकलता है, चेक करते हैं। थर्ड कंक्लूजन है एफ कंक्लूजन। एफ कह रहा है नो बॉल इज लोक। अरे भाई वो कहता है कोई भी बॉल लोक नहीं है, क्यों नहीं है भी, बॉल तो लोक को टच कर रहा है, ये तो कंक्लूजन इससे निकल नहीं रहा भाई, इसका मतलब ये वाला भी गलत है। देखो वो कहता है कि थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन होना चाहिए पहली दो स्टेटमेंटों का, तो ये थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है पहली दो स्टेटमेंटों से निकलकर नहीं आ रही, उनका एक कंक्लूजन सही कंक्लूजन नहीं है। चलो ओके, तो अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या है, सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑल की आर बॉल। चलो तो ऑल की आर बॉल, सारी की जो है वो बॉल है। अब अगली देखते हैं, अगली है डी। डी डी कह रही है सम की आर लॉक, कुछ की जो है वो लॉक है, सम की आर लॉक, की को हल्का सा टच करते हुए, है ना, सम की आर लॉक। कौन सी स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट। सम की आर लॉक, की को हल्का सा टच करते हुए लॉक निकलेगा, है ना, ये लॉक है, लॉक है, ठीक है ना। तो सम की जो है यहां वाली की जो है वो लॉक है। चलो अब देखते हैं क्या ई कंक्लूजन उसमें से निकल के आ रहा है, क्या ई कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ई कह रहा है सम लोग आर बॉल्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सम लोग जो है वो बॉल होंगे। लोग और बॉल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देखो जब लोग की को टच करेगा हल्का सा तो डेफिनेट है वो बॉल को टच करेगा ही करेगा, यानी सम लोग आर बॉल, ये बात निकल के आ रही है पहली दो बातों से। यानी ये वाली बात देखो, इन्होंने कहा था वेयर इज थर्ड स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन, कि थर्ड स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन होनी चाहिए पहली दो का, यानी थर्ड बात जो है वो सही होनी चाहिए पहली दो बातों के आधार पर, ठीक है ना। तो पहली दो स्टेटमेंटों से थर्ड बात बिल्कुल सही आ रही है, वो कह रहे हैं कि सम लोग आर बॉल, बिल्कुल सही है, सम लोग आर बॉल है। देखो काफी लोगों का साइलोजिज्म चैप्टर बहुत वीक है, इसके लिए आपको पूरा फुल फ्लेज डिटेल में करना पड़ेगा अगर आपको कम समझ आया तो, ठीक है ना। चलो ओके, बाकी चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो ओके, अब देखो यहां पे देखो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कई बार ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत नाजायज आसान होते हैं यार, बहुत नाजायज आसान होते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि बताओ इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बात सही लग रही है यार, सीधी सी बात है, किस बात में दम है, स्ट्रॉन्ग का मतलब किस बात में दम है, जिसमें दम लगे वो टिक कर दो, हाँ दम लग रहा है इसमें, जो ना लगे तो काटा मार दो। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, शुड इनकम टैक्स भी अबोलिश, देखो क्या इनकम टैक्स ही खत्म कर देना चाहिए। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अरे सारी सरकारें इनसे चलती है, टैक्स ही नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट कैसे खर्चा करेगी भाई, है ना, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। चलो ओके, तो यह वो कहता है यस बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए कि इट इज बर्डन ऑन वेज अर्नर। देखो ये जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जो जिनको दिहाड़ी दूड़ी मिलती है, सैलरी सुलरी मिलती है, उनके ऊपर बोझ है। अरे भाई बोझ है तो ही तो सरकार चलेगी, तो ये वाली बात तो स्ट्रॉन्ग नहीं लगी मेरे को, कोई दम नहीं लगा इसके अंदर, है ना। चलो ओके, नो इट इज गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, देखो ये सरकार के, है ना, इनकम का सोर्स है, हाँ ये बात स्ट्रॉन्ग लग रही है, ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना आपने क्या करना है, बस दिमाग लगाना है, कौन सी ढंग की बात है। ऐसा नहीं है कि वो कहें कि सारों को फ्री में रोटी बांट दें तो आप फटाफट हाँ कर दो, रोटी मिल जाएगी फ्री में, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना जो बात लॉजिकली पॉसिबल है ना, जो होनी चाहिए एक्चुअल में, हमने उसको ही स्ट्रॉन्ग बोलना है ना। जो सोसाइटी के रूल्स है यार, जो सोसाइटी में बातें चलती है बस उसको ओके करो, है ना। चलो ओके, तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी होता हुआ नेक्स्ट देखते हैं, यानी हमारा हम कहेंगे कि ओनली सेकंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, अकेला सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग है, अकेला सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो यहां पे देखो गजब की बात सिखाऊंगा। देखो कई बार जैसे कि देखो 1 जनवरी को मान लो संडे आ गया, है ना, 1 जनवरी को संडे आ गया, अगली बार 1 जनवरी को संडे कब आएगा, अगले कौन से साल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते होते हैं सेम कैलेंडर वाले क्वेश्चन, यानी पूरा का पूरा कैलेंडर सेम कौन सी ईयर का होगा। तो उसके लिए मैं आपको क्रैम करवाता होता हूं, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे इन्होंने कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सी बात जो है करेक्ट है। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2003, 2003 का कैलेंडर क्या 2014 जैसा होगा। देखो मैंने आपको साफ कहा है, जब आपको चेक करना है कि फलाने ईयर का कैलेंडर अगली बार क्या कब रिपीट होगा, तो आपने क्या करना है, उसके लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग देना है,
तो 4 का और लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना, तो लास्ट की 2 डिजिट 03 है, इसमें 4 का भाग देंगे जाएगा नहीं, रिमाइंडर जो बचेगा वो 03 ही बच जाएगा, शेषफल जो बचेगा वो 03 ही बच जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचे, क्या बचे 2 या 3, तो आपने हमेशा 11 साल जोड़ने हैं। कितने साल जोड़ने हैं 11 साल। देखो कितना जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 6 साल जोड़ने, 6, और अगर रिमाइंडर बचे ना तो 28 साल जोड़ने हैं, है ना। तो यहां पे जो है वो रिमाइंडर बचा है 3, तो जब 3 बचेगा मैंने क्या कहा है 3 बचेगा तो कितना जोड़ना है 11 साल जोड़ना है। तो 2003 में हमने 11 साल जोड़ने हैं और आंसर आएगा 2014। बिल्कुल 2003 जैसा सेम कैलेंडर अगली बार 2014 का होगा। बिल्कुल पहली बात ही सही है। वो कह रहे हैं 2003 जैसा कैलेंडर 2013 का होगा, नहीं गलत है, 2014 का सेम होगा, 2012 का भी गलत है, 2011 का भी गलत है, कोई मर्जी ईयर आ जाए वो आपको कहेंगे इस ईयर जैसा सेम कैलेंडर अगली बार कौन से ईयर का होगा, तो रेल बना देना भाई। बना दोगे रेल। मैं आपको अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ 2022 चल रहे ना, 2022 जैसा सेम कैलेंडर अगली बार कौन सी ईयर का होगा। तो आपने क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देना भाई, 4 का भाग देना, 4 5 या 20, और देखना रिमाइंडर क्या बचा भाई 2 अगर रिमाइंडर 2 बचेगा चाहे 3 बचे, हमेशा कितना जोड़ने 11 साल जोड़ने। चुप करके 2022 में 11 साल जोड़ दो, 2033 अपना आंसर है। 2022 जैसा सेम कैलेंडर अगली बार कौन सी ईयर का होगा 2033। अब तो समझ गए होंगे, है ना। अगर रिमाइंडर 1 आ जाता तो 6 साल ही जोड़ता मैं, अगर रिमाइंडर कुछ आता ही ना तो मैं 28 साल जोड़ता भाई। तो सेम कैलेंडर वाला टाइप समझ आया नहीं आया। जल्दी से नाचने कूदने लग जाओ फटाफट। ये लो वाह जी वाह, मौज कर दी। ये वाले क्वेश्चन भी सारे करेंगे हम। यहां पे देखो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्केरू कितने हैं, स्केयर कितने हैं भाई। स्केयर की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है भी, चारों साइड बराबर होनी चाहिए और चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। तो यहाँ पे स्केयर कितने हैं तो काउंट करो फटाफट, स्केयर कितने हैं यहाँ पे। देखो एक तो ये साफ नजर आ रहा है और दूसरा भी साफ नजर आ रहा है, तो क्या ये 2 ही है, क्या ये 2 ही स्केयर है। अरे ना भाई, अभी देखो तंग करेंगे ये देखो, अब देखो और दिखाता हूं आपको। ये देखो ये भी तो स्केयर है ना। ये देखो है ना, 2 पहले थे, 3 4 5 6 और एक ये बीच में भाई। अरे भाई बीच में मेरे ये कौन सा है, ये भी तो स्केयर है ना। 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्केयर जो है इसके अंदर 7 है। कितने हैं 7, दोबारा गिनाए। देखो मैं एक एक करके गायब कर रहा हूं, वापिस एक एक करके आएगा। ये देखो अब एक एक करके आएगा। 1 आ गया ना, 2 रेड कलर का, 3 ऊपर ये ब्लू आ गया, 4 5 6 7। क्लियर है। तो यहां पे नंबर ऑफ स्केयर कितने हैं भाई 7 है। कितने हैं नंबर ऑफ स्केयर 7 है। नेक्स्ट देखते हैं फिर यही क्वेश्चन। इस बार इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं बताओ स्ट्रेट लाइनें कितनी है भाई, स्ट्रेट लाइनें कितनी है। तो जब भी स्ट्रेट लाइनें देखनी हो तो हम आपको बताते होते हैं भी, पहले हॉरिजॉन्टल देख लो, फिर वर्टिकल देख लो और फिर डायगोनल देख लो, है ना। चलो ओके, तो सबसे पहले क्या देखते हैं अपने, हॉरिजॉन्टल। एकू दुक्कू 2 आ गई। चलो वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल कितनी है, एकू दुक्कू तिक्कू, ये 3 है वर्टिकल, ठीक है ना। चलो ये तो गिन ली। अब टेढ़ी लाइनें, डायगोनल्स कितनी गिनेंगे। अब देखो डायगोनल भी 2 तरह की, एक डायगोनल ऐसी आ रही है, एक डायगोनल ऐसी आ रही है ना। चलो पहले ये वाली इधर वाली देखते हैं, ये लो उसको रेड कलर से कर देते हैं। चलो एक ये पहली, 2 ये पूरी लाइन ये गिनेंगे, ध्यान रखना, 2 3 है ना, 4 कितनी है 4 काउंट होगी, 4 तो होगी, अभी 4 तो लिख दूं। अब दूसरी साइड से देखते हैं, 1 है ना, 2 तिक्कू चौकू, 4 ये लो हो गई खत्म। 4 4 8, 8 और 5 13, 8 और 5 कितनी है 13। तो टोटल नंबर ऑफ लाइनें कितनी है भाई 13, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल, तो कुल मिला के लाइनें गिन ली मैंने 13 लाइनें। चलो
ट्रायंगलू कितने हैं इसके अंदर, ट्रायंगलू कितने हैं भाई, ट्रायंगल वाला कंसेप्ट सीखा हुआ डिटेल में क्या आप लोगों ने मेरे से ट्रायंगल वाला चैप्टर किया हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल, रेलियां नेरी उठा देते हैं, नेरियां, ध्यान रखना, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने आपको साफ बताया है, जब इस टाइप का डायग्राम आता है तो इसमें क्या होता है, आपको काउंटिंग लिखनी है, और मैंने आपको बताया हुआ बिगेस्ट नंबर इंटू 2, बिगेस्ट नंबर 4 है इंटू 2, 8 ट्रायंगल हुए इसके अंदर, हालांकि मैं गिना के दिखा सकता हूं, है ना, लेकिन हम शॉर्टकट यूज करते हैं। देखो 1 2 3 4 तो छोटे छोटे दिख ही रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर 5, इन दोनों को मिलाकर 6, इन दोनों को मिलाकर 7, इन दोनों को मिलाकर 8, है ना, 8 गिनती भी गिना सकता हूं, लेकिन आप शॉर्टकट यूज करो। चलो 8 इसमें, और इसके साथ ऐसी ही एक आकृति यूज हो जाएगी तो 8 इसमें हो जाएंगे 16। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट था, कॉमन लाइन वाला, कॉमन लाइन, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन के कारण 2 आते होते हैं, याद है ना, तो जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, एक कॉमन लाइन आ गई। कौन से 2 होते हैं मैं बता देता हूं, एक ये और एक ये, तो यहां पे 8 8 16 और 2 18 हो गए, ठीक है ना, 18 तो ये हो ही गए, 18 तो ये हो ही गए, ठीक है ना। अच्छा अब इनके ऊपर ये ताज से लगा दो, 19 20 21 22, तो कितने होंगे 22 हो गए, कितने हो गए 22 हो गए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं 22, तो मेरा राइट आंसर क्या है 22। समझ आया या नहीं आया, मजेदार है या नहीं है ना, तो जबरदस्त है ना। चलो ये देखो भाई गजब के सवाल, ऐसे ऐसे सारा कुछ आएगा भाई, दिमाग पूरा दिमाग का दही बना दे करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लगा रहे हो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये पॉसिबिलिटी वाले सवाल तो फेवरेट है भाई पीपीएससी वालों के, मैं आपको पहले कह रहा हूं, ठीक है ना। चलो कि तो यहां पे वो क्या कह रहा है भाई, 7 जने हैं भाई, जिसमें से ए बी सी मेल है भाई, ध्यान से सुनो, मेल कौन है, मेल कौन है ए बी सी, और फीमेल कौन है भाई, फीमेल कौन है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलो सभी की कैपेसिटी इक्वल है, एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। अच्छा टीम के अंदर 2 मेल तो होने चाहिए, टीम बनाएंगे, कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे उसके अंदर, टीम के अंदर 2 तो मेल होने चाहिए इन्होंने कहा। चलो ठीक है मान लिया भी 2 मेल देंगे अपने, फॉर ए टीम ऑफ 4, 4 जनों की टीम में ऑल प्लेयर मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर, ठीक है, हर एक जना एक दूसरे के साथ खेल सकता है, बट बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू। लो भाई बी और डब्ल्यू की आपस में जमती नहीं है, बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, मना कर दिया मैंने, चलो ठीक है। सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी जो है वो जेड के साथ नहीं खेल सकता, और लास्ट में कह रहा है डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विद वाई, डब्ल्यू भाई वाई के साथ नहीं खेल सकता। चलो ठीक है मान लिया तुम लोग आपस में नहीं खेल सकते, तुम्हारी आपस में लड़ाई हुई है, ठीक है ना। चलो अब कॉम्बिनेशन आता है, अब देखते हैं वो क्या बात कहना चाहता है एक्चुअल में। चलो अब वो क्या कह रहे हैं, इफ वाई इज सिलेक्टेड, अच्छा वाई सिलेक्ट हो जाए एंड बी इज रिजेक्टेड, ठीक है। देखो वाई सिलेक्ट हो गया और बी रिजेक्ट हो गया, बी नहीं आएगा मान लो, बी रिजेक्ट हो गया, मान लो बी रिजेक्ट हो गया, वाई सिलेक्ट हो गया, बताओ द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अच्छा टीम के अंदर कौन सी ग्रुप बनेगा, कौन सा ग्रुप बन सकता है अब, है ना। चलो ओके अब देखो वाई आ गया, तो जब वाई आ जाता तो उसके साथ डब्ल्यू मना हो जाता है, इसका मतलब डब्ल्यू भी मना हो गया। देखो जो मना और एक कैंडिडेट वो मैं बाहर लिख रहा हूं, जो मना और एक कैंडिडेट वो मैं कहां लिख रहा हूं, बाहर लिख रहा हूं, ठीक है ना। चलो ओके अब अपना ऑप्शन ही पिक करते हैं, अपने ऑप्शन ही पिक करते हैं, ठीक है ना, फिर उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे पहला ऑप्शन उठाते हुए, पहला ऑप्शन देखो इसके अंदर ए और सी है, ठीक है ना। चलो ए और सी, ये नहीं बी मना किया था अगलों ने नहीं दिया, है ना। अच्छा ध्यान रखना ए और सी का अगर कोई दुश्मन है तो वो आना नहीं चाहिए, तो ए का दुश्मन तो कोई है ही नहीं, सी का दुश्मन जेड है, सी का दुश्मन जेड है, सी आया हुआ लेकिन जेड नहीं आया हुआ, है ना। तो पहला ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, पहला ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है ना ठीक है। तो देखो ए और सी का दुश्मन जेड है, अच्छा डब्ल्यू का दुश्मन, अच्छा नहीं गड़बड़ होगी, ये डब्ल्यू और वाई इकट्ठे कैसे आ सकते हैं भाई, डब्ल्यू का दुश्मन वाई दुश्मन है, डब्ल्यू और वाई तो इकट्ठे आ ही नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन तो हो गया भाई गलत, क्योंकि डब्ल्यू और वाई इकट्ठे आ गए, इन्होंने कहा था डब्ल्यू खेलेगा तो वाई नहीं खेलेगा, है ना। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए और सी ले आए, चलो ठीक है, एक्स और वाई ले आए, ठीक है ना। ए का दुश्मन कोई है नहीं है, सी का दुश्मन है जेड, जेड नहीं लेके आए अगले, चलो ठीक है ना।
तो सी का दुश्मन है जेड, वो नहीं लेके आए। एक्स का दुश्मन वाई का दुश्मन, तो वाई का दुश्मन डब्ल्यू है, वो भी नहीं आया, है ना। तो मुझे ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, क्योंकि इन्होंने कहा था वाई सिलेक्ट करना है, अगलों ने वाई भी सिलेक्ट किया है ना। चलो ओके, आगे देखते हैं। ए सी वाई और जेड, ए सी, देखो सी के साथ जेड मना है, तो यहां पे सी और जेड दोनों आ गए, ये गलत हो गया। बस ऑप्शन पिक करने हम लोगों ने, ए डब्ल्यू वाई जेड, चलो ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा था दो मेल जरूरी हैं, यहां पे तो मेल एक ही आया, क्योंकि मेल क्या थे, एबीसी मेल थे, इनमें से दो जने जरूरी थे, ये अकेला बेचारा एक ही ले आए, तो तू तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। पहला रीजन तो ये गलत हो गया। दूसरा, डब्ल्यू और वाई इकट्ठे नहीं आ सकते, इस रीजन से भी गलत हो गया। अकेला मेरे पास सेकंड सही आया है, अकेला मेरे पास, समझ आया नहीं आया। तो वो खिलाड़ी हैं, कुछ मेल है कुछ फीमेल है, उनके ग्रुप बनाने हैं, इन्होंने कुछ कारण दिए, भी इसकी ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइप करेंगे, आगे जाके देखते रहना, मजा आ जाया करेगा ऐसे सवाल करने में। अभी देखो, अभी तो और भी सवाल है, ये देखो। चलो ठीक है, वैसे ही फिर बात इन्होंने दे दी, क्या वही बातें दे दी, बी मेल है फीमेल है, मेल जो है एबीसी है, चलो ओके। तो इन्होंने कहा बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेलेगा, चलो ठीक है, और सी जेड के साथ नहीं खेलेगा, और डब्ल्यू वाई के साथ नहीं खेलेगा, चलो ठीक है ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं, इफ बी इज सिलेक्टेड, बी सिलेक्ट हो गया, एंड वाई इज रिजेक्टेड, वाई नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, मान लो वाई रिजेक्ट हो गया, द टीम, अब कौन सी टीम बनेगी, ठीक है ना, चलो ठीक है ओके। चलो देखते हैं, तो देखो बी आना चाहिए, तो बी इसमें आ नहीं रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया, बी आना चाहिए। वो कहता है बी इज सिलेक्टेड, बी सिलेक्ट हो गया, तो बी इसमें 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 नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा था रिजेक्टेड कौन है, वाई इज रिजेक्टेड, तो वाई कहीं पे है तो नहीं है, बस ठीक है, वाई इसमें था, ये तो वैसे ही गलत हो गया, चलो ठीक है। अच्छा अब देखते हैं पहला केस, वो कह रहा है ए बी सी के साथ डब्ल्यू खेलेगा, ए बी सी के साथ डब्ल्यू खेलेगा, चलो ठीक है। देखो ए तो यहां पे कहीं है ही नहीं है, बी आएगा, डब्ल्यू नहीं आ सकता ये, लेकिन बी और डब्ल्यू दोनों आ गए भाई, तो ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है ना। बस ऑप्शंस एलिमिनेशन कर दो यार। देखो ए बी सी जेड, चलो ठीक है, ए कहीं पे है, यहां पे नहीं है, बी है, हाँ है, बी के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा, कहीं डब्ल्यू तो नहीं आया, नहीं है, सी है कहीं पे, हाँ सी है, सी के साथ जेड नहीं आएगा, लेकिन ये सी और जेड तो इकट्ठे आ गए, ये भी गलत। तीसरा ये ऐसी गलत हो गया था, तो डेफिनेट है ये वाला एक ही बचा मेरे पास, तो एक ही सही होगा। चलो चेक करवा देता हूं, ए कहीं पे है, नहीं है, बी कहीं पे है, हाँ है, बी के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा और डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, सी कहीं पे है, हाँ है, जेड नहीं आएगा और हाँ नहीं है जेड, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल सही है। यार ऑप्शंस उठाने बहुत फायदेमंद रहेंगे, ऑप्शंस पिक कर लिया करो। अगर आप वैसे दिमाग लगाने लगे भी इसके साथ ये नहीं आए, पागल हो जाएंगे हम लोग। ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस है ना, ठीक है ना, और मैं हूं ना साथ में, चलो ठीक है ओके। अब यहां पे देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। जो साथ नहीं आ सकते मैं वापस लिख देता हूं, बी डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा, फिर सी जेड के साथ नहीं आएगा, और लास्ट में डब्ल्यू वाई के साथ नहीं आएगा, चलो ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, इफ ऑल द थ्री मेल्स आर सिलेक्टेड, अच्छा तीनों मेल आ गए, ए बी सी तीनों ही मेल आ गए, बताओ अब चौथा जना कौन सा आएगा। अब अच्छा ऐसे कितने अच्छा पॉसिबल टीम्स होंगी, अच्छा तीनों मेल्स आ गए, चलो ठीक है। देखो अब फीमेल जो है वो क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चलो देखते हैं। ए का दुश्मन कौन है, ए का दुश्मन कोई भी नहीं है, चलो ठीक है, जो दुश्मन है वो तो काट दें। बी का दुश्मन कौन है, तो बी का दुश्मन डब्ल्यू है, तो बी आ गया तो डब्ल्यू तो नहीं आएगा भाई, तू तो नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। बी का दुश्मन डब्ल्यू है, चलो ठीक है, और सी का दुश्मन कौन है, जेड है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो एक्स आ गया तो एक टीम बन जाएगी, और वाई आ गया तो दूसरी टीम बन जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास दो पॉसिबल टीमें हैं, या तो ये टीम बनेगी या ये बनेगी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, दो टीमें हैं। कितनी टीमें हैं, दो टीमें हैं। तो मजेदार था या नहीं था ये वाला क्वेश्चन, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। देखो यहां पे 5 जने हैं, ए बी सी डी ई, 5 जने हैं। अच्छा इनमें 2 जने फादर हैं, 2 सन है, 2 वाइफ्स हैं, 3 मेल। अच्छा वैसे मत जोड़ देना भी 2 फादर हो गए 2 सन हो गए 4, 2 वाइफ हैं 6 और 3 मेल है 9। अरे भाई जने 5 ही है, इनमें 5 में 2 फादर हैं, ठीक है ना, इन्हीं में 2 सन है ना। चलो ओके बना के देखते हैं, चलो ठीक है ओके। ये 3 मेल है, 4
2 फीमेल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो पहली लाइन पढ़ते हैं हम यहां से स्टार्ट हो गया, द टीचर वाज द वाइफ ऑफ ए लॉयर। अच्छा टीचर जो है, टीचर लगी है सरकारी लेबी, तू ऐसा करेगा, चलो ठीक है। तो टीचर जो है ये क्या है, वाइफ है लॉयर की, वकील की वाइफ है, ध्यान रखना ठीक है ना। ये जो है फीमेल है, ये वाइफ है किसकी, एक लॉयर की, चलो ठीक है। हु इज द सन ऑफ ए डॉक्टर। अच्छा ये लॉयर जो है ये सन है, बेटा है, ये सन है। देखो जब सन आ जाए ना तो ऐसे नीचे लिखते होते हैं डॉक्टर का, है ना, बड़े लोगों को ऊपर लिखते होते हैं डॉक्टर का, तो ये सन है डॉक्टर का, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 अब देखो ये सन तो बन गया एक, इन्होंने कहा था कि इसके अंदर 2 सन है, ध्यान रखना, 2 सन है, ध्यान रखना, और 2 फादर है। हाँ इसका पता नहीं अभी इसकी ये सन है ये नहीं पता इसकी फादर है या मदर है, ये इसके पापा भी हो सकते हैं, मम्मा भी हो सकते हैं ना, मम्मा का भी सन कहला सकते हैं, फादर का भी सन कहला सकते हैं ना। चलो ओके, अभी ये इतना अधूरा बातें अपनों ने नोट कर ली, चलो ठीक है। आगे देखो वो क्या कह रहे हैं, ई इज नॉट ए मेल। अच्छा ई मेल नहीं है तो डेफिनेट ई क्या होगी, फीमेल होगी, देखो ई फीमेल है, ठीक है ना। एंड नाइदर आल्सो ए वाइफ ऑफ ए प्रोफेशनल। अच्छा जैसे ये लॉयर, डॉक्टर, टीचर, ये प्रोफेशनल कहलाती है, प्रोफेशनल, ये वाइफ नहीं है एक प्रोफेशनल की, ठीक है ना। तो इनकी ये वाइफ नहीं है, फीमेल है लेकिन इनकी वाइफ नहीं, किसी और की वाइफ है, ठीक है। चलो ओके। सी इज यंगेस्ट, सी सबसे छोटा है फैमिली में, तो डेफिनेट है यार आप लोगों ने 2 फादर बनाने, यानी 2 एक तरीके से आप लोगों को कपल बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना ठीक है ना। तो सी जो है सबसे छोटा है, डेफिनेट है इनमें 2 कपल बनेंगे और सी जो उनका ग्रैंडसन बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे को लग रहा है ये फर्स्ट जनरेशन है ना, ये जैसे सेकंड हो गया, ये लो जी, ये लो जी, ये सी यहाँ पे आएगा, सी सबसे छोटा है, यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली। एंड डी इज द एल्डेस्ट, डी जो है वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो होता है डेफिनेट है वो दादा ही होगा, इसका दादा ना। बी इज ए मेल। बस एक बार मैं आपको अप्रोक्सीमेट इतनी बातें बता दी, अब इसके बाद तुक्का मार के देखते हैं। देखो इन्होंने ये कहा था ई फीमेल है और वो किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, तो देखो यहां पे ई तो आ नहीं सकती। टोटल 2 फीमेल है इन्होंने कहा था, उसके अंदर ऊपर लिखा हुआ है 2 फीमेल है, 2 फीमेल है, एक फीमेल तो यहां पे आएगी, यानी दूसरी फीमेल जो है वो डेफिनेट है, मेरे को फिर यहीं पे बनाना पड़ेगा, यही बनेगी ई फीमेल। ये एक वाइफ प्रोफेशनल की नहीं है, यानी ये वाइफ मैं बना दूंगा किसकी, डी एल्डेस्ट पर्सन है, ये दादाजी हैं, यानी कि सी के एक तरीके से, इसके पापा के पापा। ये मेल कैंडिडेट है, ध्यान रखना, ये मेल कैंडिडेट है, वेला बंदा, अब रिटायर हुआ है ना। इसकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, ठीक है ना। चलो के अब इन्होंने ये बोला था कि एक बात बोली थी कि क्या बोला था यहाँ पे लास्ट में, बी इज ए मेल, बी मेल है। देखो एक तो मेल ये है, एक हो सकता है ये हो जाए, तो बी मेल है, डेफिनेट है मुझे इसको ही बी बनाना पड़ेगा, और कोई तो रहा नहीं है, ये फीमेल है। कौन बच गया, ए बी सी डी में से ए बच गया, तो डेफिनेट इसको ए बनाना पड़ेगा। तो ये सारा डायग्राम मेरे पास बन गया, ये हस्बैंड वाइफ है ना। आप देखो इन्होंने शुरू में बोला था, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, आपको इसके अलावा कोई तरीका नहीं मिलेगा। 2 फादर हैं, बिल्कुल 2 फादर हैं, एक तो फादर ये हो गया, एक ये फादर हो गया इसका, है ना। चलो ठीक है, 2 फादर हैं, 2 सन है, हाँ एक सन ये रहा और इसका सन। अच्छा ये फिर आपको मेल बनाना पड़ेगा, ये सन बनाना है ना। 2 सन है, 2 सन है, क्योंकि ना इन्होंने कहा था 3 मेल है, तो 3 मेल पूरी होगी, 1 मेल 2 मेल 3 मेल, चलो ठीक है, ये सन नहीं होगा, लड़का ही होगा, ठीक है ना। चलो ओके, आगे 2 वाइफ बनानी है, 2 वाइफ पूरी होगी, 3 मेल है और 2 फीमेल है, सारा का सारा डायग्राम पूरा हो गया। अब अपने फटाफट अंधेरियां उठा देंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी ई का क्या लगता है भाई, तो डी जो है ई का क्या लगता है भाई, डी ई का क्या लगेगा, हस्बैंड लगेगा भाई, हस्बैंड, है ना। हंस वाला बैंड हंसता रहेगा बेचारा, बैंड बजता रहेगा इसका। तो चलो, हु आर द फीमेल इन ए ग्रुप, फीमेल कौन है, डी और ए, नहीं ए और ई, ए और ई, ए फीमेल है और ई फीमेल है, ए और ई। कौन सरकारी टीचर लगी है, किसके लिए गाना बना है, टीचर लगी है सरकारी। चलो ओके, तो ये गाना बना है, टीचर कौन लगी है, ए लगा है भाई, ए टीचर लगी है, ठीक है ना। चलो ओके, तो क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। करें अगला क्वेश्चन, अंधेरी उठाएं, लो भाई। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, इसकी तो अंधेरियां उठा देंगे। देखो 5 की पावर 71 का मतलब होता है 5 × 5 × 5 71 बार, है ना। चलो ओके, तो अपने को क्या करना है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ध्यान रखना आपको क्या करना है, पहले वाली रकम कॉमन ले लेनी है,
पहले वाली रकम ब्रैकेट के बाहर कर देनी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सारी रकम बाहर आ गई, एक बचेगा, इन दोनों को गुना करेंगे वापस ये रकम बन जाएगी। ये 5 की पावर 72, 5 इंटू 5 इंटू 72 बार है, 5 की पावर 71 बार तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 रह जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इनमें से अगर 5 की पावर 71 कॉमन ले लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर आप वापस मल्टीप्लाई करोगे ना, ब्रैकेट ओपन कर लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा। आपको पता है ना जब बेस सेम हो, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बेस सेम हो, एक 5 की पावर 71 है, एक 5 की पावर 1 है, तो पावरें जुड़ जाती है, 5 की पावर 72 बन जाएंगी, नहीं वापस ये आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे ये आ जाएगा ना। चलो ओके, अब इसको सोल्व करें। बाहर है 5 की पावर 71, 1 मतलब 1, 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 और 6 31। तो मैं इस रकम को, जो इन्होंने रकम लिखी थी, मैं ये भी लिख सकता हूं। चलो ओके, अब वो कहता है कि हेठा देते विचों केड़ा इनके नाल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लो जी, आप ऑप्शन पिक करो। 150, 150 कट जाएगा, नहीं कट सकता। 155 कटेगा, काट के दिखाता हूं। 155 देखो, 31 5 155 और 5 ना 5 ना कट जूगा, क्योंकि ये 5 71 बार लिखा है, एक 5 कट जूगा, कोई असर नहीं, 5 70 बार रह जूगा। यानी जो रकम पूरी पूरी कट जाएगी, इसका मतलब वो पूरी पूरी डिवाइड होती है। कोई मर्जी और रख के देख लो, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा, ध्यान रखना। 155 इकलौती रकम है जो इसे कटेगी, यानी 155 जो है इसे कंप्लीटली डिवाइड होगी। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या? ऐसे सवालों को यार आपको कोई सॉरी तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं पेपर में याद रहेगा नहीं रहेगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं अगले टेस्ट में भी एक क्वेश्चन डालूंगा, आप फटाफट याद रख लोगे भी हाँ पहली वाली रकम कॉमन लेनी होती है। बेफिक्र हो, सारे टाइप के सवाल करेंगे। एक बार जब हम पहली बार देखते हैं तब हमको वो चीज डिफिकल्ट लगती है, और जैसे हम उसको सेकंड बार करेंगे अंधेरियां उठा देंगे। ये लो भाई तो यहां पे क्रिकेट मैच है, अभय और बालू। देखो स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। देखो अभय और भालू स्कोर सम रन्स, डिफरेंस द 20% ऑफ अभय। अभय के रन ए है, मान लो ए फॉर अभय, अभय के रनों का 20%, अभय का 20% और 24% ऑफ बालू। बालू को बी लिख देता हूं। देखो वो कहता है डिफरेंस किसके बीच में, 20% अभय और 24% बालू। कितना है इन दोनों का डिफरेंस? इक्वल टू द 40% ऑफ बालू। अच्छा, इक्वल टू द 40% ऑफ बालू। ये देखो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बालू के 40% के बराबर है। अब ये भी बालू ये भी भालू, तो भालू भालू उधर भेज दो भाई, ये माइनस की रकम इज इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इधर आ जाएगा 20% ऑफ अभय और ये 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस की रकम उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो 40% ऑफ भालू उधर था ही, 24% उधर चला जाएगा, 64% ऑफ भालू आ जाएगा। लो जी, ये लो भाई, बन गई बात। परसेंट कैसे निकालते हैं? ए का 20% निकालना है। ये लो भाई, ए का 20% कैसे निकालते होते हैं? ये रहा, ऐसे निकालते होते हैं ना। बी के 64% के बराबर है। ये लो, ये इक्वेशन बन गई लास्ट में। देखो बी यहां पे मल्टीप्लाई में बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उधर क्या था, 64/100 था। ये 20/100 हम उधर भेज देंगे, उधर जाके क्या बन जाएगा, 100/20। लो भाई, कटिंग कर दो, रेशियो आ जाएगी। ए रेशियो बी का मतलब A/B भी होता है। A/B क्या बन गया, 4 के पार्ट से कट रहे हैं, 16 चौक 64, 5 चौक 20। लो 16/5। इन दोनों की रेशियो ए और बी, आलू भालू की रेशियो जो है 16/5 है। आलू भालू की रेशियो क्या है, 16/5 है। क्लियर है? तो यहां पे देखो क्या चीज है भाई, मैंने परचेज की 40 चीजें। अब देखो मैं ऐसे मानता हूं एक चीज जो है, एक आइटम जो है 1 रुपए की आती है। एक बार मैंने अज्यूम किया इस सवाल को सोल्व करने के लिए, एक आइटम 1 रुपए की आती है, तो 40 आइटम कितने की आई होगी, 40 रुपए की आई होगी। चलो ठीक है, ही सोल्ड सम आइटम, मैंने 40 आइटमों में से कुछ आइटम बेच दी, बताया नहीं कितनी बेची, एज द प्रॉफिट ऑफ 30%, 30% के फायदे पे। बाय सेलिंग देम ए प्राइस विच इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम। अच्छा, मैंने उसे इस रेट पे बेचा है जितने में 26 आर्टिकल आए थे। तो भाई एक आर्टिकल 1 रुपए का आया था, तो 26 आर्टिकल 26 आइटम कितने के आए होंगे, 26 रुपए के आए होंगे। यानी मैंने कुछ चीजें बेची हैं, कितने में बेची हैं, उनको 26 रुपए में बेची है। अच्छा, उन्होंने साथ में यह भी कह दिया
कि प्रॉफिट हुआ 30% का। देखो सेलिंग प्राइस मुझे पता लग गया 26 रुपए। देखो मैंने कुछ आइटम बेची है, किस रेट पे बेची है, जितने में 26 चीजें आई थी उस रेट में बेची है। तो 26 चीजें आई कितने में थी, 26 रुपए में, यानी मैंने उनको 26 रुपए में बेचा है। अच्छा तो देखो इसको कॉस्ट प्राइस को खरीदने के रेट को 100% मानते होते, 30% का फायदा कमा रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मेरे बेचने का रेट 130% होगा। तो 130% की वैल्यू, देखो मैंने ये पता लगाना है कि ये चीज जो मैंने 26 रुपए में बेची है मुझे आई कितने रुपए में थी, बस मैंने ये पता लगाना है। तो 130% की वैल्यू 26 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, चलो भाई 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 130 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो कटिंग भाई, 13 दूना 26, 20 रुपए। तो इनको खरीदा 20 रुपए में था, तो 20 रुपए में इसका मतलब देखो 1 रुपए में एक आइटम आई थी, तो 20 रुपए में 20 आइटम आई होगी, यानी मैंने 20 आइटम बेच दिए। देखो टोटल 40 आइटमें थी, 20 बेच दिए, 20 आइटम 20 रुपए की आई थी, इनको बेच दिया 30% फायदे में, यानी यहां पे फायदा हो गया 6 रुपए का, ठीक है ना। चलो बाकी आइटम में 20 बच गई, तो वो कहता है बची हुई आइटमों को मैंने 18% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो इसको बेच दिया 18% प्रॉफिट पे। चलो 20 रुपए का 18% कितना होता है, चाहे पॉइंटों में आ जाए डरना नहीं है। 20 रुपए का 18% कितना होता है, 20 रुपए का 18%, 20 5 100, 8 5 तिया 15, 5 6 31, 3 रुपए 60 पैसे फायदे में बेच दिया। तो वो फाइनल कह रहा है कि इस डील के अंदर कुल मिला के कितने परसेंट का फायदा हुआ। आप लोगों को पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 6 रुपए का फायदा यहां पे हुआ है, इसका 30% फायदा हुआ था ना। यहां पे देखो 20 की चीज 26 में बेची थी, 6 रुपए का फायदा होता, 3 रुपए 60 पैसे का फायदा यहां पे हुआ है, तो टोटल फायदा हुआ है 9 रुपए 60 पैसे का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 रुपए, कुल मिला के 40 रुपए की चीज खरीदी ना, 1 रुपए की एक चीज मानी है 40 रुपए की, इंटू 100। ये लो भाई करो कटिंग, और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पॉइंट काटोगे ये अपना जीरो कट जाएगी, जीरो से ही जीरो कटेगी, 4 16 अपने 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24% आ गया। तो कुल मिला के इस डील में जो फायदा हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, 24% का। दोबारा देखते हैं, मेरे पास 40 चीजें थी, 40 रुपए की आई हैं, उनमें से कुछ चीजें मैंने बेच दी 30% फायदे में। अच्छा बेचते वक्त कितने रुपए मिले मुझे, जितने में 26 आइटमें आई थी। तो मैंने देखा यार 26 आइटम में 26 रुपए की आएगी, क्योंकि एक आइटम में 1 रुपए की आई है, यानी मैंने कुछ चीजों को 26 रुपए में बेचा है। अच्छा 26 में बेच के 30% का फायदा हुआ, तो उनको खरीदा कितने में था, जो चीजें मैंने बेची है 20 रुपए में। अब मेरा यहां पे दिमाग खनका, 20 रुपए की चीजें खरीदी थी, 20 रुपए में आती कितनी चीजें, तो 1 रुपए में 1 आती, तो 20 रुपए में 20 आई होंगी, यानी मैंने अब तक 20 चीजें बेची हैं। चलो ठीक है, 20 चीजें बेच दी 30% फायदे में, यानी टोटल फायदा हो गया 6 रुपए का। ये तो बात सही है। टोटल चीजें 40 थी, 20 बेच दी, बची कितनी है 20, इनको बेचना 18% फायदे में, तो इसका 18% होता है 3 रुपए 60 पैसे। बस कहानी खत्म। प्रॉफिट परसेंटेज का फायदा होता है कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैंने जोड़ा 9 रुपए 60 पैसे का, बटे सीपी कितनी है 40 रुपए इंटू 100। क्लियर है, समझ आया या नहीं आया, ये लो भाई। टाइम एंड वर्क इसकी कमी थी, देखो रेल बना दिया करो। जब भी इस टाइप के सम आते हैं आपको सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम करना होता है, आपको सबसे पहले टोटल वर्क अज्यूम करना होता है। तो ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उस काम को 15 दिनों में करता है, सी उसको 20 दिनों में करता है ना। अब इन्होंने कहा ए एंड बी एंड सी तीनों जनों ने मिलकर स्टार्ट किया। आफ्टर 2 डेज 2 दिनों बाद ए लेफ्ट द वर्क एंड नेक्स्ट 2 डेज सी आल्सो लेफ्ट। अच्छा यहां पे ए चला गया, तो ए चला गया तो बी और सी रह गए, ए चला गया, नेक्स्ट 2 डे बाद सी भी चला गया। अच्छा यहां पे 2 दिन ही और काम करेंगे, अब सी भी चला गया, तो सी चला गया, कौन रह गया बी। ऐसे काम करवाना है, ये लास्ट के दिन अपने को पता करने। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको टोटल वर्क अज्यूम करना पड़ता है। टोटल वर्क कितना मानना होता है, जो डेज दे रखे हैं इनका एलसीएम टोटल वर्क मानते होते हैं। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 60। तो ऐसा मान लूंगा टोटल काम 60 दीवारें हैं। अच्छा ये बंदा 10 दिन में टोटल काम अकेला पूरा करता है, तो 10 दिन में 60 दीवार बनाता है, हर दिन में 6 दीवार बनाएगा। हर एक की एफिशिएंसी लिखते होते हैं यहाँ पे। 15 दिन में 60 दीवार, एक दिन में 4 दीवार बनाएगा। 20 दिन में 60 दीवार, एक दिन में 3 दीवार बनाएगा। बस आप पता लगाते रहो कितना कितना काम हो गया। अच्छा एबीसी ने 2 दिन काम किया, ये तीनों मिलकर रोज कितना काम करते हैं, ये तीनों मिलकर ये रोज 6 दीवारें बनाएगा, ये 4 6 और 4 10 और 3 13, ये लोग तीनों मिलकर रोज 13 दीवार बनाएंगे। तो 2 दिन में कितनी दीवार बना देंगे, 26।
चलो 26 दीवारें तो ये बन गई। बी और सी ने 2 दिन काम किया है, बी और सी एक दिन में 7 दीवारें बनाते हैं, तो 2 दिन में कितना बनाएंगे, 7 दूनी 14, 14 ये बन गई। तो टोटल 26 और 14 कितनी होगी, 40 दीवारें बन गई। कितनी दीवारें बन गई, 26 ये बन गई, 14 ये बन गई। 26 और 14 कितनी होती, 40। 60 दीवारों में से 40 बन गई तो कितनी बची, 20 दीवारें बची। बस अब टाइम निकाल लो। टाइम इज इक्वल टू होता है बी रिमेनिंग काम, बचा हुआ काम कितना है, और जिससे करवाना उसका पर डे वर्क ठोक दो। तो ये देखो, मान लो मैं हूं सी, बी मैंने 20 दीवारें बनानी है, कितने दिन लगेंगे, तो पहले पता लगाओ भी मैं रोज कितनी दीवारें बनाता हूं। तो मैं रोज बनाता हूं 4 दीवारें, ऊपर से देखो मैं रोज 4 दीवारें बनाता हूं, 4 दीवारें, तो डेफिनेट है मेरे को 5 दिन लगेंगे, 5 दिन और 5 दिन लगेंगे, 5 दिन, 5 दिन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो है टाइम लगा 5 दिन लगा। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो 2 दिन ये, 2 दिन ये, 4 दिन और 5 दिन ये, 9 दिन। टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, 9 दिनों में। 2 4 दिन तो पहले ही खुद बोले हैं, 5 दिन अब हमको और लग गए, है ना, तो 9 दिन। टोटल काम कितने दिन लगे, 9 दिन। ये लो भाई अगला सवाल देखो, 3 नंबर जो है 1:2:3 में और उनकी एवरेज 600 है। तो भाई एवरेज 600 है, 3 जनों के पास, हर एक के पास 600 है, तो टोटल कितना हो गया, 1800। भाई तीनों का टोटल आ गया 1800, बांट दो भाई, तीनों नंबर पता लगा लो क्या क्या है। तो ध्यान रखना है, इसको मैं 1x मान लूंगा, इसको 2x मान लूंगा, इसको 3x मान लूंगा। तीनों का टोटल जो है वो 1800 आ गया, यानी 6x की वैल्यू 1800 आ गई। तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडू 300 आ गई 1x की वैल्यू। चलो नंबर पता लगा लेते हैं। तो ये नंबर 300 है, 300 दूना ये 600 है, क्योंकि 2x है ना, 1x की वैल्यू 300 आ गई, 300 3 900 है ये। चलो अब वो क्या कह रहे हैं, तीनों नंबर जो है वो टोटल कितना हो गया, 300 600 900 900 1800, तीनों नंबरों का टोटल हो गया 1800। चलो की वो कहता है पहला नंबर इंक्रीज हुआ 10%। अच्छा, मैंने आपको सिखाया हुआ है किसी भी संख्या का 10% निकालना, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा ले करो। 10% इंक्रीज मतलब 30 इंक्रीज हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर डिक्रीज हुआ है 20%, तो किसी भी संख्या का 20% निकालना है, 10% निकाल के 2 से गुना कर दो, तो इसका 10% होगा 60, 2 से गुना किया 120 डिक्रीज हो गया। तीसरे नंबर को कितना इंक्रीज करें कि ऑल ओवर एवरेज जो है 5% बढ़ जाए, ऑल ओवर जो है 5% की इंक्रीजमेंट हो, 5% की वैल्यू, ठीक है। तो ऑल ओवर जो है वो 5% बढ़ना चाहिए। तीनों की एवरेज 600 है, 612 630 1800, 6x बराबर 1800, चेक कर रहा हूं एक बार, 1x बराबर 300 600 900, ठीक है। अब पहला नंबर जो है वो 10% बढ़ गया, ठीक है 10% बढ़ा दिया। दूसरा नंबर जो है 20% घट गया, 20% घट गया, और ऑल ओवर 5% की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो ऑल ओवर 1800 के ऊपर 5% बढ़ना चाहिए। इसका 5% कितना होता है, 10% का आधा 5% होता है, तो 10% होगा 180, 5% होगा 90। ऑल ओवर 90 रकम बढ़नी चाहिए। देखो अभी तक तो मैं चेक करूं, यानी इन तीनों का टोटल 90 आना चाहिए, टोटल कुल मिला के 90 बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी तक तो देखो, इन दोनों को देखो तो 90 घट रहा है, इसका मतलब इसको 180 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो या इन दोनों का टोटल देखा तो 90 घट रहा था, तो ये घटा हुआ भी कवर करना और 90 नया और निकालना है, तो डेफिनेट है इसका आंसर क्या आएगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा 180। वो कहता है कुल मिला के 1800 का 5% बढ़ना चाहिए, 1800 के नहीं 90 बढ़ना चाहिए। इन तीनों का टोटल 90 बनाना है, तो डेफिनेट तीसरी रकम का टोटल जो है वो 180 आएगा। अच्छा, तीसरी रकम को इसका मतलब 180 बढ़ाएंगे, है ना, किसके ऊपर, 900 के ऊपर। तो ये कितने % बढ़ानी पड़ेगी रकम, इसका मतलब, तो ये रकम बढ़ानी पड़ेगी 20%। तो तीसरी रकम को हमको 20% बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं देखो इस रकम को 10% बढ़ाया है, इसको 20% घटाया है, तीसरी को कितने % बढ़ाएं घटाएं ये पूछ रहे हैं, ताकि ऑल ओवर 5% की इंक्रीजमेंट हो जाए। तो तीसरी रकम को 20% बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी रकम को कितने % बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये गजब का सवाल है, ये देखो 50 बुक्स है मेरे पास, ठीक है ना, बट ही सो उसको पता लगा कि उसको 14 बुक्स और मिल जाती अगर वो 76 पे और खर्च करता। 76 पे मैं और खर्च करता, मुझे 14 बुक्स, यानी 50 की बजाय 50 और 14 64 बुक्स हो जाती, और मेरा एवरेज पर बुक प्राइस है वो भी 1 रुपया घट जाता। अच्छा देखो मैं ऐसे मान लेता हूं, एवरेज रेट, पहले मेरे पास 50 बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं मेरे पास, 50 बुक्स हैं। मान लो हर एक बुक्स जो है वो 1 रुपए की आती है, x रुपए मान लेते हैं। एक बुक का कॉस्ट प्राइस जो एवरेज प्राइस जो है वो मैं x रुपए मान लेता हूं।
चलो दोबारा देखो, देखो 50 बुक्स है मेरे पास, मान लो हर एक बुक्स की कॉस्ट जो है यानी एवरेज कॉस्ट बोल देते हैं x रुपए है, तो 50 बुक्स है, हर एक बुक्स x रुपए की है, तो टोटल मेरा कितने रुपए लग गए, टोटल मेरे लग गए 50 बुक्स है, हर एक बुक्स x रुपए की है 50x। अच्छा अब वो क्या कहना चाह रहा है, देखो अगर मैं 76 रुपए और खर्च करता, कितने रुपए और खर्च करता, 76 रुपए, देखो 50x तो मैं पहले खर्च कर चुका हूं, 76 रुपए में और खर्चा करता था, यानी टोटल खर्चा मेरा अब ये हो गया, पहले 50x तो खर्च किया ही किया था, अब मैंने 76 रुपए और खर्च कर दिए, यानी मेरा खर्चा ये हो गया। अब मेरे पास बुक्स कितनी होगी, 50 + 14 64 बुक्स होगी, और अब मेरा एवरेज खर्चा वो कहता है 1 रुपए घट गया, पहले मेरा हर एक बुक्स x रुपए की आई थी ना, अब मेरी हर एक बुक्स जो है x - 1 रुपए की है। देखो 64 बुक्स है, हर एक बुक्स अब x - 1 रुपए की पड़ रही है, यानी ये भी टोटल खर्चा आ गया और ये भी टोटल खर्चा है, इसको बराबर चेप दो। बस समझ आ गया ना जिसको ये इक्वेशन बराबर क्यों की है। देखो पहले मेरे पास 50 बुक्स थी, हर एक बुक्स x रुपए की आई थी, तो 50 बुक्स आई 50x की, अब 76 रुपए और लग गए, तो ये मेरा अब तक का टोटल खर्चा है। इस टाइम मेरे पास बुक्स कितनी होगी, क्योंकि 76 रुपए लगाया तो मेरे पास बुक्स 64 होगी। अब हर एक बुक्स जो है मुझे x - 1 की पड़ रही है, क्योंकि एवरेज खर्चा 1 रुपए घट गया वो कह रहे हैं, तो ये भी अब तक का टोटल खर्चा है, ये भी अब तक का टोटल खर्चा है, तो ऐसे बराबर रख दिया है ना। चलो इनको गुना करेंगे, 64 को x से गुना करेंगे 64x आ जाएगा, 64 को -1 से करेंगे -64 आ जाएगा, है ना। अब ये 50x + 76 इधर है, 50x उधर भेज दो, प्लस की रकम उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, 64 इधर ले आओ तो माइनस की रकम इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 140, है ना। 76 में 64 जोड़ेंगे तो x बराबर कितना होगा, 14 डिवाइड हो जाएगा 10। तो हमने पहला जो है एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक बोट वाइज, स्टार्टिंग में हर एक बुक्स कितने में परचेज की थी, तो स्टार्टिंग में x रुपए में परचेज की थी, तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 10 रुपए आ गया। कितना आ गया, 10 रुपए आ गया। ठीक है, ये लो भाई DI, इसकी कमी थी, DI भी बहुत फेवरेट है PPSC वालों का, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो कि तो यहां पे डाटा दिया हुआ है, चलो क्या डाटा दिया हुआ है, इन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे रखे हैं, उनमें फीमेल कितने % है ये दे दिया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल, इन्होंने फीमेल के परसेंटेज दिए हैं। मेल प्रोफेशनल इन ईयर 2003, 2015, 2017, मेल लो प्रोफेशनल लो प्रोफेशनल, तो लो वाले ये रे, चलो ठीक है। 2013, चलो 2013 में फीमेल जो है 46% है, तो मेल कितने होंगे 54%, यानी आपको 450 का 54% एक निकालना है। देखो जब भी 54% निकालना हो ना, पहले 50% निकाले करो, फिर 4% निकालते करो, थोड़ी थोड़ी शॉर्टकट करते रहा करो। 50% का मतलब होता है आधा, इसका आधा होगा 225, नहीं तो आप डिटेल में कर लो, जिनको दिक्कत आ रही है यार ऐसे कर लो। 450 का 54%, मेरा क्या कहता है मत्था मारते रहो, मैं थोड़ा ट्रिक सिखा रहा हूं। चलो 4% के लिए पहले 1% निकालो, 1% के लिए 2 डिजिट छोड़ना होता है 4.5, तो 4% जो होंगे 18 होंगे, 18 और जोड़ दो, तो यहां पे क्या बन गया 3, 13 और 14, एक अंसिल 343 ये बन गए। चलो ठीक है, अब 2015 का देखना है। 2015 में 55% फीमेल है, तो मेल कितने होंगे 45%, 45% निकालते हैं। 45% के लिए 50% में से 5% घटा दो, 50% कितना होगा आधा, 5% कितना होगा 31 घटा दो, तो यहां पे जो बन गई रकम हमारी 279। थर्ड इन्होंने कहा है 2017 में फीमेल जो है 40 है, तो मेल कितने होंगे 60%, इसका 7%, 7 6 42, 420 होगा। ये लो तीनों सालों का आ गया, तीनों सालों का एवरेज निकालना है, तो पहले टोटल तो निकालने भाई, 9 और 3 12, एक अंसिल, 7 और 2 9 और 4 13 और 1 14, एक अंसिल, 3 3 6 3 3 और 1 10, 3 4 5 5 4 9 9 और 1 10, ये लो। तो ये 3 सालों का टोटल आ गया, ये 3 सालों का क्या आ गया टोटल आ गया। तो अपने को 3 सालों का 7 6 42, हमको एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है हम लोगों को, एवरेज निकालनी है। कहीं ना कहीं छोटी सी मेरे ख्याल से गड़बड़ होगी, हाँ छोटी सी गड़बड़ यहाँ पे होगी। ये देखो मैंने 50% में से 4% जो है जोड़ना था, फिर 54% बनना था, तो यहाँ पे 225 में 18 जोड़ना था, मैंने 343 ली थी, यहाँ पे 243 आना चाहिए था, यहाँ पे 942 आएगा। चलो ठीक है, तो तीनों सालों का टोटल 942 है, तो 3 सालों की एवरेज क्या होगी, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 314 आ गया। क्या आएगा आंसर 314। कुछ भी नहीं है भाई, इन्होंने इन 3 सालों के मेल्स आदमियों की एवरेज पूछी थी, तो 3 सालों का टोटल इकट्ठा करो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। चलो अब देखते हैं डिफरेंस पूछा है, किसका पूछा है, द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर
इन 2015 के अंदर मेल इंजीनियर, तो 2015 के अंदर इंजीनियर ये रे, तो फीमेल है 60%, तो मेल होंगे 40%, तो इसका 40% निकाल दो। इसका 40% क्या होगा, 10% का 4 गुना 40% होता है, तो 10% होगा, लास्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगाओ, 10% आ जाता है, 4 से गुना कर दो, 8 चौक 32, 3 आंसर, 6 चौक 24, 25 26 27, 272 आ गया। चलो ठीक है। और किसका पूछा है, 2015 एंड फीमेल इन लो 2013, ये लो जी 2013 फीमेल, ये लो फीमेल तो 46% है, 450 का 46% निकालो, 450 का 40% कितना होगा, तो ये हमारे पास आएगा 180, और 6% कितना होगा, 6% होगा 98 27, ये लो भाई 207 आ गया। कितना आ गया, 207। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो देखो इन्होंने कहा था कि मेल इंजीनियर 2015, चलो ठीक है मैंने निकाल लिया, फीमेल लॉ प्रोफेशनल 2013, ये भी निकाल लिया मैंने। चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 3 4 5 6 65, क्या आएगा आंसर, 65 65। तो समझ आया। तो इसी के साथ आज का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है आज का टेस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। और हाँ, ध्यान रखना यार, मैं आपको साफ कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज के बगैर आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनने वाला, सुन लो। और कुछ टाइम रह गया है, लगातार मेहनत करो, लगातार पेपर तक टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज कहां से बाय कर सकते हो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। तो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो अरोड़ा क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, ब्लू कलर के लोगो वाली ऐप है अरोड़ा क्लासेज, एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाके सर्च कर लेना। जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी, वैसे तो मोस्टली लोगों ने जो वीडियो देख रहे हैं पहले से ऐप डाउनलोड की होगी, नहीं की तो कर लो। जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल आईडी भरने के बाद एक मेन स्क्रीन आएगी, है ना, ऐसे मोबाइल की स्क्रीन बन जाएगी। लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो, उसका लिंक हमको फोन करके मांग सकते हो, लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हो। तो सबसे नीचे होम बैच स्टोर लिखाएगा, तो क्लिक ऑन स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करते ही बहुत सारे कोर्स हो जाएंगे। सबसे ऊपर सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसमें सर्च कर लेना भाई कि, है ना, पीपीएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज या जो भी कुछ सर्च करोगे, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, तो आपको यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज नजर आएगी, ठीक है ना। अगर आप ऑफर प्राइस में इसको परचेज करना चाहते हो, आज ही कॉल कर लेना। लेट ज्वाइन करोगे डेफिनेट चार्जेस इसके बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप स्टोर में जाके उनको अरोड़ा क्लासेज ऐप नहीं मिलेगी, ORG कोड भरना पड़ेगा जिसमें वो ARC फिल कर सकते हैं। किसी भी टाइप की दिक्कत के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फटाफट आज ही इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू।